मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन कल मैंने पढ़ा दिया, किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहते हैं। सोलेनॉइड को हिंदी में क्या कहेंगे? परिनालिका। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है। एक बहुत लंबे तार को अगर स्प्रिंग की तरह लपेट दिया जाए, ये फिगर आप देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है कि एक बहुत लंबा तार है जिसको मैंने स्प्रिंग की तरह लपेट दिया है, और ये जितना भी टर्न है, जैसे ये जो टर्न है इसको टर्न कहेंगे, ये बिल्कुल सर्कुलर टर्न होता है, वृत्ताकार टर्न होता है। ठीक है, तो इसमें वृत्ताकार फेरों की संख्या बहुत अधिक है। देयर आर सेवरल सर्कुलर टर्न्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में 6000 तक हो सकता है, 6 लाख तक भी हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टर्न होगा। किसी तार को अगर हम स्प्रिंग की तरह बिल्कुल सटा सटा कर ऐसे लपेट दें तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं, हिंदी में परिनालिका कहते हैं। अब इसमें 2-3 बात ध्यान दीजिए। यह सोलेनॉइड, यहाँ पर माना गया है कि यह जो सोलेनॉइड है यह बहुत लंबा सोलेनॉइड है, मतलब 2 4 5 मीटर या 10 मीटर लंबा सोलेनॉइड है, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सोलेनॉइड का जो टर्न है वो टाइटली उंड है। टाइटली उंड का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, एक टर्न है और दूसरा टर्न है, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, ये गैप नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो सोलेनॉइड होता है उसमें ये जो टर्न्स होते हैं, ये टर्न्स काफ़ी सटे सटे होते हैं। टाइटली उंड का मतलब होता है पूरा कसा हुआ। ये टर्न के बीच जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारे टर्न को एकदम सटा सटा कर लपेटा जाता है और काफ़ी लंबा होता है। तो सोलेनॉइड को काफ़ी लंबा माना गया है यहाँ पर, यानी इन्फिनाइट लॉन्ग। वेरी लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा। टाइटली उंड का मतलब इसके जो सर्कुलर टर्न्स हैं इसके बीच में गैप ना के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सटा सटा होना चाहिए ये टर्न, और बहुत ज़्यादा होती है टर्नों की संख्या। तो यह स्ट्रक्चर हो गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है। सोलेनॉइड के दोनों टर्मिनल को, मतलब इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को अगर हम बैटरी से जोड़ें तो इसमें क्या पास होगा? करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, सोलेनॉइड जो बनता है, ये जो वायर है, सोलेनॉइड में ये जो वायर होता है, ये वायर एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। मतलब ये वायर बिल्कुल खुला नहीं होता है। जैसे आप घर में बिजली का तार देखते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है ना, तो इसका मतलब ये वायर अगर आपस में सट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खुला तार ऐसे लपेटिएगा और करंट फ्लो होगा तो सटने से फिर स्पार्किंग हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो टर्न होना चाहिए ये एक दूसरे से इंसुलेटेड टर्न्स। इंसुलेटेड टर्न्स का मतलब हो गया कि एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। अगर इससे करंट फ्लो हो, इसके ऊपर प्लास्टिक कवर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल छिला हुआ या खुला तार नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड से मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है, किसी बैटरी को अगर हम सोलेनॉइड के दोनों टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इस सोलेनॉइड में क्या फ्लो होगा? करंट। इस करंट फ्लो होने के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, ये देखिए, ये सर्कुलर टर्न है। इस सर्कुलर टर्न को अगर इधर से आप देखते हैं, इस साइड से, तो क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज करंट। ये करंट कैसे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपवर्ड फील्ड होगा, तो सारा फील्ड लाइन ऐसे, जैसे किसी एक सर्कुलर टर्न में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, ये आगे वाला हिस्सा है फ्रंट और ये पीछे वाला हिस्सा है बैक, और इस तरह से ये जो सर्कुलर टर्न है बिल्कुल खड़ा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से। तो इसमें तो बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, एक टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, ऐसे बहुत सारा टर्न है। तो सारे टर्न का मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलकर कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा, इस तरह से। तो ये सोलेनॉइड में जब भी हम करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि सोलेनॉइड बहुत लंबा है तो ये वाला जो फील्ड लाइन है ये बहुत दूर से ऐसे घूमेगा, ये पूरा क्लोज्ड लूप होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंप्लीटली क्या होता है? क्लोज लूप बनता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक मुख्य अंतर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं होता, क्योंकि जिस चार्ज से स्टार्ट होता है फील्ड लाइन उसी चार्ज पे खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनता है, तो ये तो फील्ड लाइन ऐसे घूम के आएगा। लेकिन चूंकि सोलेनॉइड बहुत लंबा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा दूर से घूम के आएगा, इसीलिए सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो फील्ड होता है। सोलेनॉइड के जस्ट बाहर फील्ड जीरो होता है, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड के अंदर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह सेम है, सब फील्ड आगे की ओर है, देख रहे हैं, और फील्ड का वैल्यू भी हर जगह सेम होगा। यहाँ पर अगर 5 टेस्ला फील्ड है तो यहाँ पर भी 5 टेस्ला, यहाँ पर भी, हर जगह माने इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा, हर जगह फील्ड सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मान और दिशा हर जगह सेम होगा, लेकिन बाहर में सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होता है। ठीक है, और सोलेनॉइड यहाँ पर क्या माना गया है, लंबा। अगर बहुत छोटा सोलेनॉइड हो तब ये फील्ड जीरो नहीं होगा, उसको भी आप देख लें। अगर हम बहुत छोटा सा सोलेनॉइड लें 2-4 सेंटीमीटर लंबा, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा तो फील्ड लाइन जो बनेगा तो इस तरह से घूम के आएगा फील्ड लाइन, तो इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सोलेनॉइड बहुत लंबा है तो सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अब देखिए एक बार मैग्नेट भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यह एक बार मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। साउथ पोल में सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाता है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ +m होता है, साउथ पोल को निगेटिव पोल कहते हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ -m होता है। तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट के तरह ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एक करेंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होता है वो बार मैग्नेट के जैसा होता है। तो इसमें देखिए सारा फील्ड लाइन अंदर घुस रहा है, जैसे कि बार मैग्नेट में सारा फील्ड लाइन अंदर जा रहा है। इसका मतलब सोलेनॉइड का ये वाला जो टर्मिनल है ये साउथ पोल की तरह काम करता है, और सोलेनॉइड का आगे वाला जो टर्मिनल जहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। इसका मतलब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड यानी अगर किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रहा है तो वह किसके तरह बिहेव करता है, एक छड़ चुंबक, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है, उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के चारों तरफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसका जिस टर्मिनल से फील्ड लाइन अंदर घुसता है उसको साउथ पोल मान सकते हैं सोलेनॉइड का, और जिस टर्मिनल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है उसको हम सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल मानते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सोलेनॉइड क्या है। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक लंबे तार को अगर स्प्रिंग की तरह लपेट दिया जाए, हेलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर, यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्प्रिंग के जैसा है तो उसको हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्प्रिंग के जैसा है तो उस स्ट्रक्चर को हम हेलिकल या हेलिक्स कहते हैं। तो एक बहुत लंबे तार को अगर स्प्रिंग की तरह लपेटा जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने सोलेनॉइड लिया है बिल्कुल आइडियल सोलेनॉइड लिया है। कैसा सोलेनॉइड लिया है? आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड वैसा सोलेनॉइड होता है जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी उस तरह का सोलेनॉइड जिसका लंबाई बहुत ज़्यादा हो उसको हम आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। तो आइडियल सोलेनॉइड बहुत लंबा होता है। इसके जो टर्न्स होते हैं, सर्कुलर टर्न्स, ये एक दूसरे से काफ़ी सटे सटे होते हैं, काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड, मतलब काफ़ी सटे सटे होते हैं। इनके बीच का जो स्पेस होता है, गैप होता है, वो काफ़ी कम होता है, ना के बराबर होता है। इस आइडियल सोलेनॉइड से जब करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
लेकिन चूंकि सोलेनॉइड आइडियल है, बहुत लंबा है, तो इसलिए बाहर में, जस्ट इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है। बहुत दूर में फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड के अंदर, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। आइडियल सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिस टर्मिनल से लाइन अंदर जाता है वो साउथ पोल की तरह काम करता है, और जिस टर्मिनल से फील्ड लाइन बाहर निकलता है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। अब किसी सोलेनॉइड, ये तो सोलेनॉइड 3D स्ट्रक्चर है। अगर आप स्प्रिंग, एक तार को स्प्रिंग की तरह लपेट कर हाथ में रखें तो वह स्ट्रक्चर कैसा है, 3D। लेकिन इसका हम 2D डायग्राम किस तरह बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। यह जो सर्कुलर टर्न है, इसमें ऊपर में देखिए सबसे टॉप में, यहाँ पर इस टर्न के एकदम टॉप पॉइंट पर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है। और यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जा रहा है। ऐसा हर टर्न में हो रहा है। किसी भी सर्कुलर टर्न के सबसे टॉप पॉइंट पर करंट बाहर निकल रहा है और बॉटम पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है। करंट बाहर निकल रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम 2D डायग्राम में इस तरीके से दिखाएंगे। ये सोलेनॉइड का 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम यानी 2 डायमेंशनल डायग्राम ऑफ ए सोलेनॉइड। इसमें देखिए क्या दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है, ये डॉट देख रहे हैं, ये डॉट बता रहा है कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, ठीक है। और ये क्रॉस बता रहा है कि जितना भी करंट है वो सब पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। ये एक सर्कुलर टर्न है, ये दूसरा सर्कुलर टर्न है, ये तीसरा सर्कुलर टर्न है, ये चौथा सर्कुलर टर्न है। सारे टर्न का टॉप पॉइंट पे करंट किधर आ रहा है, बाहर, पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर बाहर। और बॉटम पॉइंट पे करंट किधर जा रहा है, अंदर। आप देख सकते हैं, अगर हम केवल टॉप और बॉटम पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको क्या लग रहा है, टॉप पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है, बॉटम पे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ऐसा हर टर्न में हो रहा है। तो मान लीजिए 6000 टर्न है, तो यहाँ पर 6000 टर्न के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्न का दिखाया है, ये 2D फिगर है। मान के चलिए कि स्प्रिंग को आपने पूरा दबा दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। 2D डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करिए। तो अब ये सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड के अंदर हर जगह कैसा फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा। सोलेनॉइड के अंदर हर जगह फील्ड का मान और दिशा सेम रहेगा। डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, आगे की ओर है। और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। मान लेते हैं मैग्नीट्यूड B है। सोलेनॉइड के अंदर हर जगह फील्ड का वैल्यू मान लो B है। इसी B का वैल्यू निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। कैसे निकालेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट P से होता हुआ एक एम्पियर लूप बनाइए, और फिर आप इक्वेशन यूज करें, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये कल हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, मान लेते हैं P एक पॉइंट है। क्या मान लिया गया, P एक पॉइंट है। बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान B निकालना है। तो पॉइंट P से होता हुआ हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप बनाते हैं इस तरीके से। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल आयताकार है, रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप है। ये लूप है, बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा है। इस लूप का हम नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। इस लूप में 4 भुजा है। एक भुजा है AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और चौथा है DA, यानी 4 साइड है। ये रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप है। मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो L है। मान लिया जाए लेट AB इक्वल टू L। क्या मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर लूप का लंबाई L है, मतलब यहाँ से यहाँ तक L लेंथ है, तो ये भी लेंथ L होगा। और मान लेते हैं कि इसका जो चौड़ाई है वो B है, यानी BC बराबर इसका ब्रेथ मान लेते हैं B। तो इसका लेंथ हो गया L और इसका ब्रेथ हो गया B, ठीक। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन यूज करेंगे। और इसमें मैंने बताया था कि जब भी एम्पियर लूप खींचिए तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज एरो मार्क कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज एरो का मतलब हो गया कि इस एम्पियर लूप का पॉजिटिव साइड ऊपर की ओर है, यानी पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर, और निगेटिव साइड नीचे की ओर है, अंदर की ओर।
पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन क्या है? तो मैंने दो काम किया। पहला, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होता हुआ एक एम्पियर लूप बनाया। एम्पियर लूप किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी, स्क्वायर भी, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में इस तरह से बनाना होता है ताकि हमारा सिमेट्रिकल कंडीशन प्राप्त हो जाए। तो यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप बनाया। इसके बाद लूप पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर दिया। इससे पता चल रहा है कि वेक्टर डीएल जितना भी लेंगे, डीएल वो सारा आगे की ओर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर डीएल वेक्टर लेना होगा तो आगे लेंगे, पीछे नहीं लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मार्क करना होता है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन लेंगे। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिया। और एक चीज मान लेते हैं, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और टोटल लेंथ l है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ को क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n का मतलब क्या हो गया? प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। और L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मान लीजिए एक सोलेनॉइड की लंबाई 10 मीटर है और उसमें 6000 टर्न है। तो चूंकि 6000 टर्न है 10 मीटर में, तो प्रत्येक मीटर पर कितना टर्न आएगा? 600। तो 600 टर्न्स पर मीटर। दिस इज कॉल्ड स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब हो गया कि प्रति एकांक लंबाई, मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितना टर्न है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये पूरे क्लोज्ड लूप पर होगा। ये जो आपका एम्पियर लूप है ABCD, यही तो है एम्पियर लूप। इसको हम, ये जो रेक्टेंगुलर लूप मैंने खींचा इसको एम्पियर्स लूप कहते हैं। एम्पियर्स लूप, यही है क्लोज्ड लूप। तो ये इंटीग्रेशन जो होगा, लाइन इंटीग्रेशन, पूरे लूप के लिए होगा, यानी पूरे ABCD क्लोज्ड लूप पर होगा। अब इसको हम पार्ट वाइज ब्रेक कर सकते हैं। पूरे लूप में 4 साइड है, चारों साइड का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ये लाइन इंटीग्रेशन B डॉट डी एल A से B, फिर लाइन इंटीग्रेशन B से C, फिर लाइन इंटीग्रेशन C से D। यहां पर क्लोज नहीं होगा, यहां पर क्लोज होगा क्योंकि यहां पर समूचा लूप है, ABCD पूरा क्लोज लूप है, लेकिन यहां पार्ट वाइज ब्रेक कर दिए A से B। तो A से B तो क्लोज नहीं है, फिर B से C भी ओपन है, C से D, और फिर D से A। इस तरह से 4 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया इस इंटीग्रेशन को। यह जो इंटीग्रेशन है यह पूरे लूप पर करना है, यानी पूरे क्लोज लूप ABCD पर यह लाइन इंटीग्रेशन होगा। तो हमने क्या किया? पहले A से B का लाइन इंटीग्रेशन किया, फिर B से C का, फिर C से D का, और फिर D से A का। तो 4 पार्ट में इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। बराबर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड का मतलब मैंने बताया था कि जितना भी करंट लूप के अंदर से क्रॉस करके बाहर निकल रहा है उसको हम आई इनक्लोज्ड कहते हैं। लूप के अंदर से कितना करंट बाहर हो रहा है। तो देखिए यहां पर ये जो लूप है, लूप को देख पा रहे हैं? इस लूप में यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? L। और ये सब टर्न्स दिखाया गया है, ये 1 टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, इस तरह से। तो बताइए, अगर पर यूनिट लेंथ में n टर्न है, स्मॉल n, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो 1 मीटर लेंथ में n टर्न है,
तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है, एल मीटर। ये जो लेंथ है ये एल मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर 1 मीटर में n टर्न है तो यहाँ से यहाँ एल मीटर है, एल मीटर में कितना टर्न्स होगा, एल मीटर में कितना टर्न्स होगा, एन एल, ये हो गया एन एल, इतना टर्न्स। और प्रत्येक टर्न में कितना करंट पास हो रहा, आई। इस चीज को आप यहां से समझें। यहां पर एक पॉइंट P है, मैंने इस तरीके से रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप बनाया। अब देखिए इस लूप के अंदर से कितना करंट निकल रहा है, कितना टर्न निकल रहा है। 1 टर्न ये हो गया, 2 टर्न ये हो गया, 3 टर्न ये हो गया, बस यहां से यहां तक 3 टर्न आया। तो मान के चलिए कि यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई में n टर्न है, तो यहां से यहां तक का टोटल लेंथ l है। तो यूनिट लेंथ में 1 मीटर लेंथ में n टर्न है, तो l मीटर लेंथ में कितना टर्न होगा, nl, इतना टर्न होगा। और हर एक टर्न से कितना करंट पास हो रहा, I। तो यह जो करंट पास हो रहा है, ये करंट यहाँ से निकल के लूप के बाहर से निकल के फिर अंदर घुस रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, फिर अंदर घुस रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, फिर अंदर घुस रहा है। तो प्रत्येक टर्न में कितना करंट फ्लो रहा, I। तो इस तरह से टोटल कितना करंट हो गया, NLI। एक बार आप फिर से देखें, यह एम्पियर लूप है, इस एम्पियर लूप के अंदर कितना टर्न है। तो यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो यहाँ से यहाँ L लेंथ है, L लेंथ में कितना टर्न होगा, NL। और हर टर्न में कितना करंट है, I। तो इस तरीके से ये अपवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है ना, पेपर के प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, सब में I एम्पियर का करंट है। तो इस तरीके से जितना टर्न होगा और सब टर्न में I एम्पियर का करंट है, तो टोटल करंट हो जाएगा NLI। टोटल करंट कितना हो जाएगा, NLI। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो AB है, ये वाला भुजा AB, इसमें जितना भी डीएल वेक्टर होगा सब आगे की ओर होगा। और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, आगे की ओर। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड B और DL सेम डायरेक्शन में है, तो B डॉट DL कितना होगा, B DL cos 0। यानी A से B, ये जो इंटीग्रेशन है A से B, इसके लिए B और DL सेम डायरेक्शन में है, तो B डॉट DL कितना हो जाएगा, B DL cos 0। cos 0 1 हो गया, तो सीधा B DL लिखेंगे। यानी इस पार्ट के लिए क्या हो गया, मेरा डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से खींचा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आगे है और वेक्टर डीएल भी आगे है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सेम है। आपको पहले ही बताया था कि अंदर में हर जगह फील्ड सेम होगा। यहाँ पर फील्ड बी है, तो यहाँ बी हर जगह फील्ड सेम होगा। तो हम ए से बी ये वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए से बी, बी डॉट डी एल कितना होगा, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 तो 1 हो गया, ठीक है। ए से बी, बी डॉट डी एल कॉस 0 प्लस, अब क्या आ गया, बी से सी। नेक्स्ट क्या है, बी से सी, बी डॉट डी एल। अब जरा देखो बी से सी में क्या हो रहा है, ये वाले पोर्शन में। तो इसमें जो डीएल वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज एरो मार्क किया गया, ये डीएल हुआ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल परपेंडिकुलर है, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यहां पर डीएल ऊपर है और बी ऐसे है, यहां पर डीएल ऊपर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये जो हाफ पोर्शन है, इस हाफ पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और बाकी हाफ पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन परपेंडिकुलर है वो लेंथ वेक्टर के, यानी डीएल के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बी से सी जो लाइन इंटीग्रेशन है, बी डॉट डी एल, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, एक बार सोच के देखो, क्यों 0 हो गया। बी डॉट डी एल का वैल्यू होता है बी डी एल कॉस थीटा, थीटा 90 है तो कॉस 90 0 हो गया। तो हाफ पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है डीएल के, और बाकी हाफ पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, या मैग्नेटिक फील्ड अगर डीएल के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब नेक्स्ट सी से डी, बी डॉट डीएल। सी से डी, अगर हम सी से डी की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जितना भी डीएल वेक्टर है सब आगे है, ये डीएल 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 डीएल, लेकिन बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ डी से ए में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन अंदर में डीएल वेक्टर नीचे है ऐसे करके, डीएल वेक्टर तो ऐसे करके है,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल 90 पर है। हाफ पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, अब बाकी हाफ पार्ट में परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। तो इसका मतलब मैंने जो ये इंटीग्रेशन किया पूरे लूप पर, इसको मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया, तो 3 पार्ट का वैल्यू 0 आ गया, बराबर म्यू नॉट NLI इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये जो B है ये कांस्टेंट है, A से B तक हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो B को मैंने बाहर कर दिया, cos 0 1 हो गया। और DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो A से B, ये जो साइड है A से B, इसमें जितना भी DL लोगे और सबको जोड़ोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। तो टोटल लेंथ इसका कितना माना गया था, कैपिटल L, तो यहां हो जाएगा BL इक्वल टू म्यू नॉट NLI। फिर से देखिए cos 0 1 हो गया, ये कांस्टेंट है बाहर चला गया, DL का इंटीग्रेशन L हो गया, LL कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला मिल गया म्यू नॉट NI। यही हो गया फॉर्मूला, यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यही वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए अब सोलेनॉइड को एक बार डिटेल में देखते हैं और इसको अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। कल पहला एप्लीकेशन हो गया था, आज सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। ये आपका बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है। ए सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग वायर। सोलेनॉइड क्या होता है, एक लंबा तार होता है। उंड का मतलब लपेटा हुआ रहता है, इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, यानी स्प्रिंग की तरह लपेटा हुआ रहता है। द एडजेसेंट टर्न्स, जो अगल बगल का टर्न होता है, एडजेसेंट का मतलब एकदम अगल बगल का जो टर्न है, आर क्लोजली स्पेस्ड, एकदम सटा सटा होता है, एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और सारे टर्न के ऊपर प्लास्टिक कवर होता है ताकि ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहे। इफ द सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग एंड टाइटली उंड, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अगर सोलेनॉइड बहुत लंबा हो और टाइटली उंड हो तो अंदर में हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये जो सेंट्रल लाइन है जो बीचों बीच पास होगा, ये सारे सर्कुलर टर्न के सेंटर को अगर आप मिला दो तो ये लाइन को हम एक्सियल लाइन कहेंगे। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस एक्सिस के पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है, यानी फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर जगह अंदर में सेम होता है, और बाहर में तो फील्ड 0 होता है, बट फील्ड इज 0 आउटसाइड इट। ये सोलेनॉइड का 2D फिगर है। यहां पर मान लो एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट, ये 2 है लिखा हुआ, 2 TO2, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट P। किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मान लो ये पॉइंट P है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ABCD। मान लेते हैं कि बिंदु P से होता हुआ एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप पास हो रहा है ABCD, जिस पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज एरो मार्क करके रखा है ताकि वेक्टर DL को हम ले सकें। अलोंग CD फील्ड इज 0। ये जो CD है इसके अलोंग तो कोई फील्ड नहीं है क्योंकि ये सोलेनॉइड के बाहर वाला पार्ट में है। अलोंग साइड BC एंड AD फील्ड कंपोनेंट इज 0। ये जो साइड BC है इसके अलोंग फील्ड 0 होगा क्योंकि यहां पर फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो इसका कंपोनेंट लेंथ के अलोंग तो कुछ नहीं होगा, 0 होगा, यानी यहां पर B.dl 0 आएगा, बिकॉज B इज परपेंडिकुलर टू DL। सो फॉर द पाथ ABCD, इसलिए जब पूरे ABCD पूरे क्लोज लूप में आप B.dl करोगे
तो इसको 4 पार्ट में ब्रेक करोगे, ए से बी, बी से सी से डी से ए, तो उसमें तो 3 पार्ट खत्म हो जाएगा। बी से सी 0 होगा, सी से डी 0 होगा, डी से ए 0 होगा। कारण समझ गए हैं? तो क्या बच जाएगा? ए से बी, बी डॉट डी एल। अब ए से बी, बी डॉट डी एल का वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो बी डॉट डी एल का वैल्यू होगा बी डी एल कॉस थीटा। थीटा यहाँ 0 है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, डीएल वेक्टर आगे है और फील्ड वेक्टर भी आगे है, तो एंगल 0 है। ऐसा पूरे यहां से यहां तक है, डीएल वेक्टर आगे, फील्ड वेक्टर आगे, डीएल वेक्टर आगे, फील्ड वेक्टर आगे, तो एंगल तो 0 है। साथ ही साथ यहां से यहां तक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये बी क्या आ जाएगा? बाहर। तो बी बाहर निकलेगा तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा। डीएल का मतलब यहां से यहां तक जितना भी डीएल होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ए से बी का लेंथ निकल जाएगा, जिसको मैंने एल माना है। जहां ए से बी का लेंथ कितना माना गया? एल। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं स्मॉल n क्या है? पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर टर्न की संख्या है। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉसिंग द रेक्टेंगल एबीसीडी इज NL। इसीलिए यह जो लूप है एबीसीडी उसको कितना टर्न क्रॉस कर रहा है? NL। चूंकि उस लूप का लेंथ L है, यहां पर देखिए एक बार, इस रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ L है, तो यहां से यहां तक कितना टर्न है? ऐसे तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 टर्न है। लेकिन मान लीजिए यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो यहां से यहां L लेंथ है, तो L लेंथ में NL टर्न होगा और हर टर्न में I करंट है। तो कितना करंट, कितना बार ये करंट क्रॉस करके निकल रहा है इस लूप को, तो NLI हो जाएगा। एज इच टर्न कैरीज ए करंट I, चूंकि प्रत्येक टर्न में I करंट है, सो नेट करंट क्रॉसिंग एबीसीडी, इसलिए वह जो लूप एबीसीडी है उसको क्रॉस करता हुआ कितना टोटल करंट निकल रहा है बाहर? NLI। NL टर्न है और हर टर्न में I करंट है, तो टोटल करंट NLI होगा। हेंस फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल, इसका वैल्यू आ गया था बी एल, और म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, तो आई इनक्लोज्ड का वैल्यू है NLI। LL कैंसिल, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये फॉर्मूला आप याद रखना कि सोलेनॉइड के अंदर हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म होता है और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, जहां I सोलेनॉइड से फ्लो होने वाला करंट है और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एक क्वेश्चन देखो, ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ये 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर स्मॉल n का वैल्यू है। व्हाट करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलेनॉइड। अब देखिए, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये वैल्यू होता है। B का वैल्यू कितना दे रखा है? 20 मिली टेस्ला। तो मिली टेस्ला को टेस्ला में कैसे बदलेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, सबको SI स्टैंडर्ड में यूज करेंगे। तो मिली टेस्ला को मैंने टेस्ला में बदला। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N का वैल्यू कितना है? 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, तो यहाँ 10⁻² डालोगे, जो ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा, तो यानी 20 इंटू 10⁻² टर्न्स पर मीटर होगा। अगर 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न है, तो 1 मीटर में कितना टर्न होगा? तब 20 गुना 100, 2000 टर्न हो जाएगा पर मीटर। इंटू I, तो I का वैल्यू सॉल्व होकर निकल जाएगा 8 एम्पियर। कहने का मतलब है एक सोलेनॉइड है जिसमें 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न है, ठीक है। कह रहा है कि कितना करंट उस सोलेनॉइड से पास होगा ताकि उस सोलेनॉइड के अंदर हर जगह 20 मिली टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड दे ही दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे ही दिया, करंट I निकल जाएगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इसको यहां से लिखना स्टार्ट करिए। सेकेंड पॉइंट है,
एम्पियर सर्किटल लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन है, एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। एक परिनालिका एक लंबा तार है जो हेलिक्स के रूप में लपेटी हुई रहती है। हेलिक्स का मतलब स्प्रिंग होता है। इस हेलिक्स में प्रत्येक फेरा यानी प्रत्येक टर्न एक दूसरे से काफ़ी सटा और विद्युत रोधी रहता है। अगर परिनालिका बहुत लंबी हो और कसी हुई हो यानी टाइटली वुंड हो तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। परिनालिका का ये अक्ष है, इसके पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। ये सोलेनॉइड का 2D फिगर है। अंदर के किसी बिंदु P, मान लीजिए अंदर में एक बिंदु P है, अंदर के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए माना ABCD एक आयताकार एम्पियर लूप है। CD के अनुदिश फील्ड शून्य है। यह जो भुजा CD है, इधर तो कोई फील्ड है ही नहीं चूंकि ये बाहर में है। भुजाएं BC और AD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य है। ये जो भुजा BC है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इस पर परपेंडिकुलर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर कितना होगा, 0। आप पढ़े होंगे वेक्टर स्केलर में, अगर कोई वेक्टर x के अलोंग है तो y कंपोनेंट 0, y के अलोंग है x कंपोनेंट 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है x एक्सिस के अलोंग और ये जो भुजा BC है ये y के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं होगा यानी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि B परपेंडिकुलर DL। अतः रास्ता ABCD के लिए, यह जो ABCD के लिए आप लाइन इंटीग्रेशन करोगे B.dl, आप जो लाइन इंटीग्रेशन करते हैं पूरे एम्पियर लूप पे करते हैं, पूरे ABCD पर होगा, जिसको 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे, A से B, B से C, C से D, D से A। तो B से C में तो 0 हो जाएगा B.dl का वैल्यू, C से D में 0 आएगा, D से A में 0 आएगा, लेकिन A से B में कितना आएगा, तो A से B में B.dl का वैल्यू सॉल्व होकर आएगा BL। जहां AB बराबर L। माना प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है। मान क्या लेते हैं कि यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, अतः आयत ABCD से गुजरने वाली कुल फेरों की संख्या nl है। वो जो एम्पियर लूप है ABCD उससे कितना टर्न पास होगा, nl। एक मीटर के लेंथ से n टर्न है, 1 मीटर के लेंथ में n टर्न है, तो L मीटर के लेंथ में कितना टर्न होगा, nl। और हर टर्न में I करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट यानी कितना बार करंट जो है उस ABCD से बाहर निकल रहा है, NL बार। चूंकि प्रत्येक फेरे में धारा I है, अतः आयत ABCD से कुल धारा NLI होगी। एम्पियर के परिपथीय नियम से B इंटू L बराबर म्यू नॉट NLI होगा, LL कैंसिल होगा, B बराबर म्यू नॉट NI। एक क्वेश्चन है, एक लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ये स्मॉल n का मान है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया गया, इसको केवल मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। परिनालिका के अंदर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कितनी धारा की आवश्यकता होगी। सोलेनॉइड में जब तक करंट नहीं पास होगा तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो कह रहा है कितना करंट डालें ताकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 20 मिली टेस्ला हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लिखो, इसमें सबका वैल्यू सेट करो, आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो आज सेकेंड एप्लीकेशन खत्म हो गया सोलेनॉइड। अब थर्ड एप्लीकेशन भी पढ़ा ही देते हैं, पढ़ लीजिए। थर्ड एप्लीकेशन है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, TOROID।
टोरवाइड या टेराइड। ये टेराइड क्या है? सोलेनॉइड क्या होता है? एक बहुत लंबा स्प्रिंग होता है, एक बहुत लंबे स्प्रिंग को सोलेनॉइड कह सकते हैं। अगर इसके दोनों सिरे को मोड़कर इसको एकदम सर्किल का डिजाइन दे दें तो उस स्ट्रक्चर को टोरवाइड कहेंगे। कुछ इस तरीके से, अगर किसी सोलेनॉइड के दोनों सिरे को जोड़कर एक वृत्ताकार रूप दे दिया जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टोरवाइड। बात समझ गए? सोलेनॉइड और टोरवाइड में फर्क है केवल देखने का, बाकी एक ही कहानी है। सोलेनॉइड क्या है? एक बहुत लंबा और सीधा स्प्रिंग है। अगर इस लंबे और सीधे स्प्रिंग के दोनों सिरे को जोड़कर इसको गोल आकृति दे दें, यानी सर्कुलर फॉर्म दे दें, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टोरॉइड। जैसे सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे टोरॉइड के अंदर हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। चूंकि सोलेनॉइड सीधा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा है। अगर इस सोलेनॉइड के दोनों सिरे को जोड़कर गोल आकृति दीजिएगा, सर्कुलर फॉर्म दीजिएगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वह भी इस तरह से सर्कुलर हो जाएगा। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर फील्ड लाइन होगा। आप सोचिए ना, इसमें सीधा क्यों है? क्योंकि ये सोलेनॉइड बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जब इसको आप गोल घुमाइएगा, मोड़िएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो मुड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक्सिस के पैरेलल आता है। अच्छा, सोलेनॉइड के बाहर फील्ड जीरो होता है, ऊपर नीचे जीरो होता है, तो इसका मतलब टोरॉइड के अंदर में यहां पर फील्ड जीरो होगा और यहां भी जीरो होगा। इस बात को और अच्छे से समझिए। यहां पर देखिए एक टोरॉइड का फिगर दिखाया गया है। इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और इस पार्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यहां पर इधर कोई फील्ड नहीं होगा और यहां पर भी कोई फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ये बीच में होगा, और किस तरह से होगा? इस तरह से सर्कुलर फील्ड लाइन होगा। अगर इस टोरॉइड से करंट फ्लो हो, मान लो इधर से करंट गया, सारे टर्न से करंट होते हुए, फ्लो होते हुए, सारे टर्न से करंट फ्लो होगा होते हुए, और लास्ट में क्या होगा? इस टर्न से करंट बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो भी तो इस तरह से सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर फील्ड लाइन। अगर इस टोरॉइड को खोलकर बिल्कुल सीधा कर दें ऐसे, तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा हो जाएगा? सीधा। तो जैसे सोलेनॉइड के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान और दिशा हर जगह सेम, वैसे ही टोरॉइड के अंदर हर जगह फील्ड का वैल्यू सेम होगा। यहाँ 5 टेस्ला, 5 हर जगह फील्ड सेम होगा अंदर में। यहाँ पर तो जीरो फील्ड होगा। जब आप इसको लपेट के गोल करिएगा तो इधर तो जीरो फील्ड होगा, इधर भी जीरो फील्ड होगा। अंदर में, यानी ये जो क्वाइल्स होते हैं, इस क्वाइल्स के अंदर में फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चूंकि सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आगे है, आगे है, आगे है, लेकिन जब सर्कुलर फील्ड लाइन होगा तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। तो मान लीजिए टोरॉइड के अंदर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्टली वही फॉर्मूला होगा जो सोलेनॉइड का होता है। जैसे सोलेनॉइड में मैंने कितना फील्ड निकाला? μ0 Ni, तो ये यही फॉर्मूला टोरॉइड में भी काम करेगा, क्योंकि सोलेनॉइड को ही मोड़कर टोरॉइड बनाया जाता है। तो अब मान लीजिए एक पॉइंट P है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट P से होता हुआ मैंने एक एम्पियर लूप बनाया। किस तरह का एम्पियर लूप है? सर्कुलर एम्पियर लूप। ये देख रहे हैं, पॉइंट P से होता हुआ मैंने एक सर्कुलर एम्पियर लूप बना दिया। इस लूप का
रेडियस r मान लिया, ये सेंटर से, स्टेरॉइड के सेंटर से इस लूप का रेडियस r है। ये वाला लूप देख रहे हैं, इसी को एम्पियर लूप कहेंगे, ये एम्पियर लूप है। एम्पियर लूप मैंने खींचा यहाँ पर कैसा, सर्कुलर, एम्पियर्स लूप। अब हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये इंटीग्रेशन पूरे लूप पर होगा, पूरे क्लोज्ड लूप पर ये इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपने एम्पियर लूप बनाया, इस पर एंटी क्लॉकवाइज एरो देना होगा इस तरीके से। इसका मतलब इस लूप का पॉजिटिव साइड ऊपर की ओर है और नेगेटिव साइड नीचे की ओर है। अब देखिए, यहाँ पर जो डीएल वेक्टर होगा, ये जो सर्कुलर एम्पियर लूप है, यहाँ पर डीएल वेक्टर टेंजेंट के लॉन्ग होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट के लॉन्ग है। यहाँ पर डीएल वेक्टर टेंजेंट के लॉन्ग होगा, छोटा सा अगर लेंथ लें डीएल तो इसका डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट के लॉन्ग। यानी इस लूप के किसी भी पॉइंट पर बी और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएगा। तो बी डॉट डीएल कितना होगा, बी डीएल कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, यानी बी डीएल होगा। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। इस पूरे एम्पियर लूप पर बी का मान सेम होगा, दिशा अलग अलग होगा। यहाँ पर बी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगा, यहाँ पर टेंजेंट के लॉन्ग, यहाँ पर टेंजेंट के लॉन्ग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस पूरे लूप पर सेम है। तो बी डॉट डी एल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो इसलिए आया क्योंकि बी और डी एल सेम डायरेक्शन में। अब कॉस जीरो तो 1 हो गया। अब फील्ड का मान क्या है, कांस्टेंट, हर जगह पूरे लूप पर कांस्टेंट है, बाहर करो तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, डीएल म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना होगा। अब जरा देखिए, ये आपका एम्पियर लूप है। इस एम्पियर लूप के ऊपर से कितना करंट जा रहा है, एक ये टर्न गया, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न। कहने का मतलब इस पूरे एम्पियर लूप में कितना बार टर्न ये क्रॉस करके निकल रहा है। ये जैसे सर्कुलर एम्पियर लूप है इस तरह से, और इस तरह से टर्न इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए निकल रहा है और प्रत्येक टर्न में आई एम्पियर का करंट है। तो पहले ये जान लो कि 1 मीटर लेंथ में कितना टर्न होता है। 1 मीटर लेंथ में स्मॉल एन टर्न होता है कि नहीं। 1 मीटर लेंथ में कितना टर्न है, स्मॉल एन। तो इस पी पॉइंट से इस पूरे लूप की लंबाई कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। इसका रेडियस आर अगर होगा, इस एम्पियर लूप का रेडियस अगर आर है तो पूरे लूप का लंबाई 2 पाई आर होगा। तो जरा सोचिए, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर में अगर 10 टर्न है तो पूरे 50 सेंटीमीटर में कितना होगा। अगर 1 मीटर में n टर्न है तो पूरे 2 पाई आर मीटर में कितना टर्न होगा, n इंटू 2 पाई आर। और प्रत्येक टर्न में I करंट है तो टोटल इतना करंट आएगा, n इंटू 2 पाई आर इंटू I, ऐसा होगा। इस बात को फिर से समझिए, ये आपका सर्कुलर एम्पियर लूप है, ठीक। एक टर्न ऐसे गया, दूसरा टर्न ऐसे गया, तीसरा ऐसे गया, चौथा ऐसे गया, पांचवा ऐसे गया। तो अगर 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर में अगर n टर्न है तो ये यहाँ से यहाँ टोटल कितना लेंथ है, 2 पाई आर। तो कितना टर्न हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर। और प्रत्येक टर्न में कितना करंट पास हो रहा है, I। तो इस लूप को क्रॉस करके कितना बार करंट निकल रहा है, n इंटू 2 पाई आर इंटू I। बी डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जितना भी डीएल होगा सबको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे लूप का लेंथ यानी पूरे लूप का सरकमफेरेंस आ जाएगा। ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया तो बी का वही फॉर्मूला आया कि नहीं, म्यू नॉट एन आई। यही फॉर्मूला सोलेनॉइड में भी था, यही फॉर्मूला टोरॉइड में भी है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप समझ गए हैं। अब इसको लिखिए, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। ये आपका टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर हर जगह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान लो B है और ये डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरह से सर्कुलर फील्ड लाइन होगा और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, इस तरीके से। यानी वेक्टर B और वेक्टर DL क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। फील्ड का वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म होगा।
इस टेरॉइड के अंदर कहीं भी फील्ड का मान सेम होगा और डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। अब पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट P से होता हुआ एक एम्पियर लूप बनाया गया। ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन क्या है? एम्पियर लूप है। इस एम्पियर लूप के लिए हम B डॉट DL करेंगे, तो B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस लूप पर हम एंटी क्लॉकवाइज एरो मार्क करेंगे ताकि DL वेक्टर किधर रहेगा? आगे, और फील्ड वेक्टर भी किधर है? आगे। दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री रहेगा। इफ ए सोलेनॉइड इज बेंट इन ए सर्कुलर शेप, अगर किसी सोलेनॉइड को वृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाए एंड द एंड्स आर ज्वाइंट, और उसके दोनों सिरे को जोड़ दिया जाए, देन वी गेट ए टोरॉइड, तो हमको क्या मिलेगा? एक टेरॉइड मिलेगा। टू कैलकुलेट फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट P, किसी अंदर के बिंदु, टेरॉइड के अंदर के किसी बिंदु P पर फील्ड का मान निकालने के लिए वी ड्रॉ ए सर्किल थ्रू P, हम लोग एक सर्किल खींचते हैं P से होता हुआ, और यही सर्किल को हम एम्पियर लूप कहेंगे। एंड द कॉन्सेंट्रिक विथ टेरॉइड, और इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा? जहाँ टेरॉइड का सेंटर होगा। द फील्ड हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किल, इस एम्पियर लूप, ये जो सर्कुलर लूप आपने खींचा डॉटेड लाइन, इस लूप के हर एक बिंदु पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग। लेट n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लेते हैं कि यहां से यहां यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो टोटल पूरे लूप का लेंथ कितना है? 2πr, तो 2πr में कितना टर्न हो जाएगा? 2πr इंटू n, जिसको हम कैपिटल N मानेंगे, जहां कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से यहां 1 मीटर लेंथ में n टर्न है, स्मॉल n टर्न है, तो पूरे 2πr लेंथ में कितना होगा? 2πr इंटू n, जिसको हम कैपिटल N मानेंगे। यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑन दिस सर्किल, अब इस लूप पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल कितना टर्न है? n, और हर टर्न में कितना करंट आ रहा है? I, तो टोटल करंट कितना क्रॉस कर रहा है? Ni। B डॉट DL का वैल्यू होगा BDL cos 0 1 हो गया। B का वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। DL का इंटीग्रेशन पूरे एम्पियर लूप का, पूरे एम्पियर लूप में जितना भी DL है सबको अगर जोड़ दें तो पूरा सरकमफेरेंस 2πr निकलेगा, म्यू नॉट Ni। तो B का वैल्यू कितना निकल गया? म्यू नॉट Ni बाई 2πr। अब n का वैल्यू 2πr इंटू स्मॉल n रखेंगे, तो n के जगह जैसे ही 2πrn रखेगा तो 2πr कैंसिल होगा, तो B का वैल्यू कितना मिल गया? म्यू नॉट Ni। तो यही हो गया टेरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, एक टेरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये डायग्राम बनाइए। ये टेरॉइड के अंदर जो आपने एम्पियर लूप बनाया है उस पर एंटी क्लॉकवाइज एरो मार्क करिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? एम्पियर लूप। यदि एक परिनालिका को वृत्ताकार मोड़कर उसके दोनों छोरों को जोड़ दिया जाए तो एक टेरॉइड बनता है। भीतर के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग P से होता हुआ एक वृत्त खींचते हैं जो टेरॉइड के साथ संकेंद्री है। यह जो वृत्त आपने खींचा डॉटेड लाइन से, इसका केंद्र वहीं पर होगा जहां टेरॉइड का केंद्र है, इसलिए इसको संकेंद्री कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। इस वृत्त को हम एम्पियर लूप कहते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कांस्टेंट है और दिशा टेंजेंट के अनुदिश होती है। माना n बराबर प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या, इसीलिए कुल फेरों की संख्या हो जाएगी 2πrn। एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड का मतलब एम्पियर लूप से कितना करंट पास हो रहा है। तो चूंकि एम्पियर लूप में टोटल n टर्न है और हर टर्न में I करंट है, तो इतना बार करंट उसको क्रॉस करके निकल रहा है,
ये जो सर्कुलर एम्पियर लूप है, ये जो आपने एम्पियर लूप खींचा है, इसमें कितना टर्न क्रॉस करके निकल रहा है इस लूप से? टोटल कैपिटल एन टर्न है और हर टर्न में आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? एन आई। सॉल्व करते जाइए। यहाँ बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा 0 हो गया, बी डी एल कॉस 0, बी बाहर निकल गया, डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। अब एन का वैल्यू डाल दीजिए 2 पाई आर इंटू एन, तो बी का मान कितना निकल गया? म्यू नॉट एन आई। तो यही मैग्नेटिक फील्ड होता है टेरवाइड के अंदर। इसका मतलब सोलेनॉइड और टेरवाइड दोनों के अंदर सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ का तीनों एप्लीकेशन आज खत्म हो गया। इसमें पहला वाला एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आया है, दूसरा वाला एप्लीकेशन 1 से 2 बार पूछा है सोलेनॉइड, और टेरवाइड अभी तक पूछा नहीं है। तो टेरवाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। पहला एप्लीकेशन और दूसरा वाला एप्लीकेशन, यानी वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अपना फेयर कॉपी बनाते रहिए और खूब मेहनत करिए। एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ रहा है, तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि सिलेबस आप लोग का जल्दी से कंप्लीट करें। अगर टाइम से सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह और कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, कुछ रिवीजन भी करवा देंगे। आप लोग मेरे क्लास को अच्छे से देखते रहिए, वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।